अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लॉकडाउन्स में ज़िंदगी कितनी अजीब हो गई है। ना हम बाहर जा पा रहे हैं, ना घूम पा रहे हैं और ना ही अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटेंड कर पा रहे हैं। सारा दिन घर पे बैठ के हम मोबाइल पे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं। लेकिन जस्ट एक पल के लिए अज्यूम करें कि आपके पास फेसबुक नहीं, यूट्यूब नहीं, व्हाट्सएप नहीं और इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं। तब आपको एहसास होगा कि कश्मीरियों के ऊपर क्या हो रहा है, जो 5 अगस्त 2019 से लॉकडाउन में हैं और जिनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या वजूहात थी कि कश्मीर का इशू सामने आया और ये इशू हुआ क्यों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट काज है वो ब्रिटेन की वजह से। दुनिया के जिस भी कोने में आप देखेंगे तो ब्रिटेन के वहाँ पे कोई ना कोई मसले होंगे। तो सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसा ही था। जब ब्रिटेन यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने एक कमीशन डाली, जिस कमीशन का हेड किया गया सर रेडक्लिफ को। मतलब एक कमीशन बिठाई गई जिनका हेड है सर रेडक्लिफ। उनका काम ये था कि जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो आप पाकिस्तान को दे दें और जो हिंदू स्टेट्स हैं वो आप इंडिया को दे दें। मतलब कि आप जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करें। लेकिन जो रेडक्लिफ थे वो बड़े ही पाकिस्तान के साथ जो है ना, उन्होंने एक बड़ा धोखा किया। तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थे जैसे ज़ेरा, फ़िरोज़पुर और स्पेशली जो गुरदासपुर, तो वो उन्होंने इंडिया को दे दिया। तो गुरदासपुर अगर इंडिया को नहीं मिलता तो इंडिया को हो सकता है कश्मीर का एक्सेस भी नहीं मिलता। तो गुरदासपुर से इंडिया को कश्मीर का एक्सेस मिल गया। और देखें, मैं जो बात ये कह रहा हूँ कि जो रेडक्लिफ थे उन्होंने जो है वो लाइन्स को, बाउंड्री लाइन्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो उसका एक सबूत भी है क्योंकि उनके जो अपने सेक्रेटरी हैं H.C. ब्यूमंट, उन्होंने 1992 में एक स्टेटमेंट दाखिल की और उन्होंने कहा कि जो रेडक्लिफ थे उन्होंने बाउंड्री अवार्ड्स को अल्टर किया था, चेंज किया था, जिसका ये मतलब है कि उन्होंने बेईमानी की थी बाउंड्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के दौरान। ये उसके रेडक्लिफ का अपना सेक्रेटरी कह रहा है, कोई और भी नहीं कह रहा। जो दूसरी वजह है वो ये है कि ब्रिटिश इम्पार्शल था ही था, लेकिन ब्रिटिश को बड़ी जल्दी भी थी। उन्होंने जल्दी अपने लोगों को बुलाया और पीछे उन्होंने सेटलमेंट की नहीं। जैसे रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज के हेड थे क्लॉड ओकिनलेक। क्लॉड ओकिनलेक को उन्होंने मतलब रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही बुला लिया। अभी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए ही नहीं, उनको बुला दिया। सिमिलरली तो उनको बहुत जल्दी थी, उनको भागने की थी। जैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद उनकी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स आई तो उनको भागना था, तो वो जल्दी भाग गए। तो एक तो उन्होंने रोल अच्छे से प्ले नहीं किया और दूसरी बात वो जल्दी भाग गए। जो थर्ड कॉज है वो ये है कि इंडिया को पाकिस्तान का पानी कंट्रोल करना था। जो भी पानी पाकिस्तान की तरफ फ्लो कर रहा है कश्मीर से, तो इंडिया को वो डाइवर्ट करके या उसको कंट्रोल करना था या अपनी तरफ लाना था। जब माउंटबेटन ने जून 1947 में, जब आज़ादी से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गुरदासपुर का एक्सेस इंडिया को नहीं मिलेगा, तो इमीडिएटली उसके बाद जो है वो नेहरू ने माउंटबेटन को ख़त लिखवाया और उस ख़त में कहा कि अगर आप हमें गुरदासपुर का एक्सेस नहीं देंगे या गुरदासपुर नहीं देंगे जिससे हमें कश्मीर का एक्सेस मिलेगा, तो हम जो हैं वो हमारे और ब्रिटेन के फ्यूचर में जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं होंगे। मतलब वो ब्रिटेन को पहले ही कह रहा है कि हमें जो है वो गुरदासपुर का एक्सेस दे दो ताकि हमें कश्मीर का जो है ना वो हम कश्मीर को कंट्रोल कर सकें और वहाँ से जो पानी फ्लो कर रहा है पाकिस्तान की तरफ उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये भी एक वजह बनी कि कश्मीर का इशू हुआ। जो फोर्थ कॉज है वो ये है कि कश्मीर में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कश्मीर को अर्थ या ज़मीन के ऊपर जन्नत माना जाता है और इसमें टूरिज़म का भी बड़ा पोटेंशियल है। तो इसी वजह से ये डिस्प्यूट जो है वो हुआ। फिफ्थ कॉज है वो ये है कि कश्मीर की जियोपॉलिटिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए। देखिए, अगर आप मैप को देख लें तो अगर कश्मीर इंडिया को मिल जाए तो कश्मीर से इंडिया को अफ़गानिस्तान का एक्सेस मिल जाएगा। अब जो इंडिया है वो जब अफ़गानिस्तान या मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड करता है तो वो ट्रेड पाकिस्तान के गुजर के जाती है। लेकिन अगर कश्मीर मिल जाए इंडिया को तो कश्मीर से इंडिया जो है अपना ट्रेड जो है वो डायरेक्ट अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से मिडिल ईस्ट तक पहुंचा सकता है और पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो जो कश्मीर की लोकेशन है वो बड़ी यूनिक है, इसी हिसाब से भी यूनिक है क्योंकि देखिए आप चाइना उसके करीब है। तो चाइना दुनिया की सेकंड जीडीपी है, इकोनॉमी उसकी सेकंड नंबर पे, और पाकिस्तान के लिए भी
कश्मीर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर कश्मीर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए तो पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ कनेक्टेड ही नहीं रहेगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि अगर कश्मीर है तो चाइना के साथ पाकिस्तान कनेक्टेड है और इंडिया ये चाह रहा है कि मैं मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट हो जाऊं। तो इसी वजह से इसकी जियोपॉलिटिकल बड़ी वैल्यू, मतलब उसकी लोकेशन के हिसाब से उसकी बड़ी वैल्यू है, इसी वजह से इसको डिस्प्यूट में डाला गया। जो सिक्स्थ कॉज है वो ये है कि कश्मीर के ऊपर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। अगर आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है कश्मीर से, और ये एक ना ईगो का सिस्टम हो गया कि अब कश्मीर हम लेंगे, पाकिस्तान कह रहा है और इंडिया कह रहा है हम लेंगे। तो वो अपने मुल्कों में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेलते हैं। स्पेशली अगर आप मोदी की पॉलिसीज़ को देखें तो वो कितनी एंटी मुस्लिम है। तो इसके ऊपर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है ताकि वोट बैंक को बढ़ाया जाए। तो ये भी एक वजह है कि कश्मीर का जो इशू है वो उसमें सेटलमेंट्स नहीं हो रही, वो इशू जो है वो सोल्व या रिजोल्व नहीं हो रहा। देखें जो सेवन्थ वजह है वो एक रिलीजियस है। देखें कश्मीर में एक टेम्पल है अमरनाथ, जहाँ पे जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं वो जाते हैं और पिलग्रिमेज करते हैं, और तकरीबन लास्ट टाइम वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा पिलग्रिमेज गए थे। तो इसी वजह से एक रिलीजियस का भी जो है ना इसमें एंगल आ जाता है कि इंडिया को कश्मीर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनके टेम्पल्स हैं, उनके मंदिर हैं। तो उन वजह से उनकी एक अटैचमेंट हो गई है कि अब जो 8th कॉज है वो ये है कि महाराजा हरी सिंह ने बड़ी कॉन्स्पायरेसी की थी कश्मीर को इंडिया को देने के लिए। अगर आपने मेरी कश्मीर के बैकग्राउंड के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको अच्छे से इसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो 8th कॉज है वो ये है कि महाराजा हरी सिंह की कॉन्स्पायरेसी थी। जो 9th कॉज है वो ये है कि इंडिया की एग्रेशंस को कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा था, और ऊपर से उसको मोटिवेट कर रहे थे कि आप जो भी कुछ करें इट्स ओके। स्पेशली जो ब्रिटेन का रोल था, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, वो कुछ ऐसे ही था। और अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने भी कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर यूनाइटेड नेशन चाहती तो इंडिया को प्रेशराइज करके उसको चुप करवा सकती। और यूएसए भी उस टाइम बहुत ही पावरफुल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएसए ने भी कुछ ऐसा स्टेप नहीं लिया। तो इन वजूहात की वजह से यूनाइटेड नेशन के ठंडे रोल और यूएसए के चुप रहने और ब्रिटिश जो है वो इंडिया को मोटिवेट करने की वजह से इंडिया को हौसला अफजाई मिल गई। अब इंडिया जो है वो कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अगर ये नहीं चाहते तो इंडिया हो सकता है अपनी एग्रेशंस को स्टॉप करता। अगर आप ऐसी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और नीचे जाके कमेंट करो और मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी किस टॉपिक पे बनाऊं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।